108 से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो 108 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 108 है, which substance when added to pure water will produce a solution which conducts electricity। देखो, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन कब करता है? जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो या वो मोल्टेन फॉर्म में हो। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आप याद रख लो कि कौन कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉलिड्स में और लिक्विड्स दोनों में। लिक्विड क्या मतलब है कि मेटल को आपने मेल्ट कर दिया और उसकी मोल्टेन फॉर्म बना ली है। ठीक है, क्यों करते हैं ये? क्योंकि इनके पास सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इनको हम ये कह सकते हैं इनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो आयनिक कंपाउंड्स कब कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? वो सॉलिड्स में नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे जब वो एक्वस होंगे। एक्वस का क्या मतलब? वो जब वाटर में डिसॉल्व होंगे, और सेकेंडली जब वो लिक्विड होंगे। लिक्विड का क्या मतलब? जब वो उनको मेल्ट कर देंगे। Aqueous means when they are dissolved in water. अच्छा, रीजन क्या है कि आयनिक कंपाउंड क्यों इन दो स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री आयंस होते हैं। फ्री आयंस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखोगे। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। रीजन बीइंग कि ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं, सिवाय एक कोवेलेंट कंपाउंड के, जो कि ग्रेफाइट है। ठीक है, और उसका रीजन क्या है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसके पास है, हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एवरी कार्बन हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है वो उसकी रूम टेम्परेचर पे वो गैशियस होता है, गैस होता है। लेकिन HCl एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जिसको हम अगर डिसॉल्व कर दें ना वाटर में, एक्वस बना दें, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर वो एक्वस बनता है, और उसके पास फिर फ्री आइंस आ जाते हैं। फ्री आइंस आने की वजह से इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो HCl कोवेलेंट कंपाउंड्स में जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ग्रेफाइट करेगा। आयनिक आप कंपाउंड एक्वस में करेंगे, लिक्विड में करेंगे, बट नॉट इन सॉलिड्स। ठीक आप है, सर आयनिक स्क्रीन कंपाउंड थोड़ी कभी नीचे भी करता, सॉलिड्स में नहीं करता। क्या कह रहे हो? स्क्रीन थोड़ी नीचे करता। ऊपर कर दूं? सही है। Ionic compound does not conduct in solids। सही है, ये चीज अपने पास लिख लो सारे।
HCl में फ्री आयंस कैसे आते हैं? जब HCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इस क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, H पॉजिटिव आयन बन जाता है और Cl नेगेटिव आयन बन जाता है। सही है, आगे बढ़े। लिख लिया है सबने? नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैंने भी ले लिया है, वो भी मैं भेज दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन 108 है, वो ये कह रहा है, अब ये बात माइंड में रखना है जो अभी मैंने बताया तुम लोगों को। Which substance when added to pure water will produce a solution which conduct electricity? ठीक है, अब एक बात बताओ, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो, एक्वस बनाते हो। सोल्यूशन का क्या मतलब है कि आपने उसको एक्वस बना दिया है, पानी में डाल रहा है, डिसॉल्व करा है प्योर वाटर में डालने के बाद, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस हो जाएंगे। ग्रेफाइट की बात कर रहा है, देखो ग्रेफाइट को जब आप वाटर में डालते हो तो ग्रेफाइट तो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट कर रहा होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो वाटर में डालने से डिसॉल्व नहीं होता है, सोल्यूशन थोड़ी बनता है। ग्रेफाइट क्या, पेंसिल की लेड है, पेंसिल की लेड तोड़ के पानी में डालो, उसको डिसॉल्व करो, वो डिसॉल्व नहीं होगी, सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह आयरन मेटल है, सॉलिड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन वो सोल्यूशन थोड़ी बनाता है। आयरन क्या, लोहा है, लोहे को पानी में डालो तो वो डिसॉल्व थोड़ी होगा। शुगर, शुगर जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका वो पढ़ोगे, फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर में ये डिसॉल्व तो हो जाती है, लेकिन इसके पास फ्री आयंस नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 109 देखो। 109 कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स। जब सोडियम क्लोराइड मेल्ट होगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, सही है। और उनको अलग अलग कर, देखो आयनिक कंपाउंड में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये पॉजिटिव है सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। और अट्रैक्ट होने की वजह क्या है? इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जब इनको हम मेल्ट करेंगे तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इन दोनों को दूर दूर कर रहे हैं ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ओवरकम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओवरकम करना, या अक्सर इसको ब्रेक भी लिखा हुआ होता है। इस फोर्स को ओवरकम करोगे। ओवरकम क्या मतलब? ये जो फोर्स लग रही है तुम इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे, उन दोनों को अलग अलग कर दोगे, डेट इज ओवरकम या ब्रेक, सही है। तो ऑप्शन ए हमें ये कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स इन जायंट लैटिस आर ब्रोकन। देखो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सबको पता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो होंगे ही नहीं ना इसमें, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिलीज होंगे, उसमें तो ऑलरेडी सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन बना हुआ है। सी कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर ओवरकम, ये सही है। डी कह रहे हैं मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड इनटू आयंस, मॉलिक्यूल्स तो होते ही नहीं है ना, मॉलिक्यूल्स तो कोवेलेंट में होते हैं, आयनिक में मॉलिक्यूल्स आया कहां से? तो अगर तुम्हें सही आंसर नहीं पता तो तुम एलिमिनेट करके भी देख सकते हो कि ए और बी और डी टोटली गलत है, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा आयनिक कंपाउंड की, सही। अच्छा, क्वेश्चन 110 देखते हैं। क्वेश्चन 110 कह रहा था कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट एक्स एंड वाई इज आयोनिक। देखो अब ये याद कर लो कि आयनिक कंपाउंड बनता है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 2 3, ये जब कंबाइन होते हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 6 7, तब जाके आयनिक कंपाउंड बनता है। ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे होते हैं, सही है। अच्छा, अब एक्स एंड वाई के बीच में आयनिक कंपाउंड बना है, तो मतलब एक्स या तो यहाँ होगा या वाई यहाँ पे होगा, या अगर वाई यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे होगा। अच्छा, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं 1 2 3 वाले, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। और इनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। अब जरा ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन ए कह रहा है एक्स एंड वाई आर बोथ एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, दोनों के दोनों तो लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकते ना, या तो एक्स होगा या वाई होगा, सही है। एक लेफ्ट पे होगा एक राइट पे होगा, तब आयनिक कंपाउंड बन रहा है। यानी एक जो है वो या तो ग्रुप 1 2 3 का हो, और दूसरा जो है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए ग्रुप 5 6 या 7 का हो,
तो ए नहीं हो सकता। एक्स एंड वाई आर बोथ एट राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, ये भी बात गलत हो गई, दोनों राइट साइड पे भी नहीं हो सकते। एक्स एंड वाई आर बोथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना जान लो कि ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स होते हैं, और दोनों मेटल्स आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक मेटल होगा तो दूसरा नॉन मेटल होगा। एक्स एंड एक्स इज एट अपोजिट साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल फ्रॉम एलिमेंट वाई, ये बात सही है, अगर एक्स लेफ्ट पे तो वाई जो है वो राइट पे होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 111 देखो, 111, तो विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में, बल्कि कल ही हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, कि हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइन एंड एनाइन अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और फिर पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे सोडियम है मेरा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए हो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वर्ड याद कर लो, बहुत यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी दो चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स आयनिक बॉन्डिंग, लैटिस ऑफ आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्डिंग में तो नहीं होता, वो तो मेटालिक बॉन्डिंग में होता है, तो ए गलत हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, यस, अपोजिटली चार्ज आयंस का क्या मतलब है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, बी इज द आंसर। सी क्या कह रहा है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, देखो ये वर्ड सुनते ही शेयरिंग, शेयरिंग के सुनते ही माइंड में क्या आता है, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक की तो बात ही नहीं होती, शेयरिंग तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में होती है, तो ये ऐसी गलत हो गया। डी क्या कह रहे हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ट्रांसफर का वर्ड तो आयनिक बॉन्डिंग में होता है, लेकिन आगे पढ़ो पूरी स्टेटमेंट क्या है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ नॉन मेटल टू दी एटम ऑफ अ मेटल, मतलब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल से मेटल में जाए, ऐसा तो नहीं होता, मेटल से नॉन मेटल में जाता है। जैसे सोडियम है वो मेटल है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएगा, क्लोराइड में, क्लोराइड नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, उल्टी लिखी हुई है ये, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 112 क्या है, विच सब्सटेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस किस में होते हैं, आयनिक कंपाउंड में, और फ्री मूविंग आयंस कब होते हैं, जब आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। तो इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करेगा बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, तो इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है, डी है, सोडियम क्लोराइड। मरकरी मेटल है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कॉपर मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा। ग्रेफाइट तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है, हर एक कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो आयंस की वजह से कौन करता है, आयनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, क्वेश्चन 113 देखो, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, व्हिच कंपाउंड हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो हम लोगों की बात हुई थी, जैसे सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में, अगर इसको अलग अलग करना है तो एनर्जी देनी है, मतलब इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना है, ओवरकम करना है, सही है। तो ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। अभी चारों के चारों आयनिक कंपाउंड है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो तुम लोग क्या करोगे, ये जो इनके चार्ज लिखे हुए ना, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये प्लस 1 माइनस 1 NaCl में, तो क्या हो जाएगा 1, और ये आयरन 3 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो ये हो जाएगा 6। अब जिसका सबसे छोटा नंबर आ रहा है ना उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो सबसे छोटा नंबर किसका आ रहा है, सोडियम क्लोराइड का, चार्जेस छोटे हैं इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, 114, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, अभी अभी पीछे इस क्वेश्चन में बात हुई कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल, सही है ना, डी हो जाएगा।
अब देखो ऑप्शन ए, देखो देखो कितनी जल्दी जल्दी तुम्हारे एमसीक्यूज निकलेंगे पेपर में। तुमने ऑप्शन ए पढ़ा, तुमने बोला है शेयरिंग लिखा हुआ है, शेयरिंग का आयनिक बॉन्डिंग से क्या ताल्लुक, गलत। बी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, अगेन शेयरिंग का आयनिक बॉन्डिंग से क्या ताल्लुक, गलत। सी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये दोनों ऑप्शन तुम्हें कंसीडर करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन नॉन मेटल्स, तुमने बोला एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, एक प्रोडक्ट टेबल के लेफ्ट साइड पे होता है, एक प्रोडक्ट टेबल के राइट साइड पे होता है, तब उन दोनों के बीच में जाके आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg+2 बनाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, -2 बनाएगा। तो मेटल टू नॉन मेटल जाते हैं। सही है, तो डी इज द राइट आंसर। 115 कह रहे थे टेबल gives the arrangement of electrons in the atoms of 4 different elements. Which element does not form an ionic compound with chlorine? देखो क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड कौन कौन बना सकता है। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा। सही है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। अब इनमें से ग्रुप 1 का एलिमेंट है कोई, ये ग्रुप 1 का है ना, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं बनाएगा। तो कह रहा है डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। पार्ट सी देखो, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 का है, ये नहीं बना सकता। डी देखो, इसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 का है, ये भी नहीं बना सकता। ठीक है। ग्रुप 4 ये देखो, बी जो है 2,4, मतलब ये ग्रुप 4 का है, तो ये बनाएगा। मतलब आयनिक कंपाउंड ये जो है, मतलब हम बात ये कर रहे हैं कि डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, तो ए जो है वो आयनिक कंपाउंड बना सकता है, यस। सी जो है वो आयनिक कंपाउंड बना सकता है क्योंकि वो ग्रुप 1 का है। डी जो है वो आयनिक कंपाउंड बना सकता है क्लोरीन के साथ, लेकिन बी नहीं बना सकता। बी जो है वो कोवेलेंट बनाएगा क्लोरीन के साथ। तो डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड था ना, तो आयनिक के अलावा कुछ भी बनाए, आयनिक नहीं बनाएगा, तो बी जो है वो आयनिक नहीं बनाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन में बात ये हो रही है कि क्वेश्चन वो कह रहा है कि विच एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। अच्छा, अक्सर जो है वो जो उसका क्वेश्चन देने का स्टाइल है उसमें वो नॉट लगा देता है। हम लोग पता है क्या करते हैं जल्दी में, हम लोग बोलते हैं कि वो कह रहा है कि विच एलिमेंट डज फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद, हम ये नॉट को ना इग्नोर ही कर देते हैं। अच्छा, हमारी गलती नहीं है इसमें, हमारा माइंड इस तरह से वर्क करता है। हम लोग चीजें पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसने इस क्वेश्चन को उल्टा किया हुआ है, डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। और आयनिक बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ कौन कौन कर सकता है, ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट आए, ग्रुप 2 का कोई आए, ग्रुप 3 का कोई आए, वो क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है। सही है। तो ए जो है वो ग्रुप 1 का है क्योंकि उसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ। हमें तो ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करना, हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो नहीं बना सकता, डज नॉट लिखा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन सी में ग्रुप 1 का एलिमेंट दिया हुआ है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बना सकता है। हमें ये भी चूज नहीं करना क्योंकि हमें तो वो चूज करना है जो नहीं बना सकता। सही है। डी में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, वो भी बना सकता है, हमें ये भी चूज नहीं करना। बी में 2,4 है, मतलब वो ग्रुप 4 का है। ग्रुप 4 का जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता क्लोरीन के साथ, वो कोवेलेंट बनाता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। सही है उमर, समझ आई बात। अच्छा, क्वेश्चन 116 क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज अ हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, रीजन क्या है इसका, व्हाई इट डज हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। बार बार पढ़ रहे हो, देखो कोई नई चीज नहीं आएगी, क्वेश्चन अलग बिल्कुल नया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रिपीट हो रहे होंगे बार बार। ठीक है। मैग्नीशियम, ऑप्शन ए कह रहा है मैग्नीशियम एटम एंड ऑक्सीजन एटम है ज्वाइंट बाय स्ट्रॉन्ग, भाई आयनिक बॉन्डिंग है यार, तुम लोगों को पता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, एक लेफ्ट साइड पे है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन राइट साइड पे आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये कोवेलेंट का नाम क्यों ले रहा है इसमें, ये गलत। क्रिस्टल लैटिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिजेंबल्स दैट ऑफ डायमंड, ये क्या बात हुई। मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्डिंग है और डायमंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट होती है। सही है, इसलिए बी गलत है। सी क्या है, मैग्नीशियम आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द ऑक्साइड आयंस, यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन मतलब वही है, कहीं यूज करता है कहीं सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कर देता है। ठीक है।
डी जो है वो आप पढ़ोगे, लेकिन सी बहुत क्लियर कट हमारा ऑप्शन है। डी हम एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा ना, ताल्लुक तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है मेल्ट कराने के लिए। ठीक है, अब देखो 1117, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। वो ये कह रहा है कि व्हाई डज मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कब करता है, एक्वस में या मोल्टेन स्टेट में? तो मोल्टेन में। और क्यों करता है? क्योंकि फ्री आयंस होते हैं, आयंस आर फ्री टू मूव। डी ऑप्शन, द सोडियम आयंस एंड द क्लोराइड आयंस आर फ्री टू मूव। आगे आ जाओ 118। क्वेश्चन 118 हमसे कह रहा है कि द बिल गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर सब्सटेंसेस, व्हिच सब्सटेंस इज अ सॉलिड मेटल एट रूम टेम्परेचर। मेटल है, एक बात बताओ, मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब वो सॉलिड होगा तब भी, और जब वो लिक्विड होगा तब भी। लिक्विड मतलब उसको मेल्ट कर दिया मोल्टेन स्टेट में। सही है, एक्वस नहीं बनाता मेटल। ये नहीं बोलना कि मेटल को पानी में डिसॉल्व करो मेटल के आयंस बन जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, तो मोल्टेन स्टेट में मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यस। सॉलिड में भी करेगा, यस। तो उसने देखो मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए, बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए। अब तुम पहले ये चीज देखोगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन सॉलिड, तो कर रहा है यस, राइट मतलब कंडक्ट, यस। और मोल्टेन में भी करेगा, मतलब दोनों राइट राइट होंगे। तो इस हिसाब से हमारे दो ऑप्शन आ जाते हैं, बी और डी, इनमें से अब चूज करना है। अब जाओगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, हमें पता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन डी में मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है -39 डिग्री सेल्सियस, मतलब -39 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब उसको मिलेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। अब हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है ना, जो नॉर्मली आजकल चल रहा था, वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक था। ठीक है, इस टेम्परेचर पे मेटल्स मेल्ट तो नहीं होते ना, मेटल्स के लिए तो मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। तो -39 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि वो मेटल नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम नहीं हो सकता। इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें हम ये मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। सही है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब इन दोनों में से मुझे चूज करना है, तो इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका है, रीजनेबल किसका है, इसका है, बी का है। तो राइट आंसर इज बी। 119 खुद कर सकते हो, देखो 119 में विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अमोनिया सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मीथेन सिंपल मॉलिक्यूल है। सोडियम क्लोराइड आयनिक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर सिंपल कोवेलेंट है। सही है, तो इसमें से सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे बड़ा है इन चारों में से। अच्छा देखो, एक चीज मुझसे किसी ने पूछी थी कि हमें फॉर्मूले किस किस के याद होने चाहिए कोवेलेंट कंपाउंड्स में। देखो अमोनिया का याद कर लो, अमोनिया का होता है NH3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का याद कर लो, उसका होता है HCl। मिथेन का तुम्हें याद हो जाएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, मिथेन तो बहुत अच्छे से याद होगा, लेकिन मिथेन भी अभी याद कर लो। ठीक है, वाटर H2O। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो कुछ ये फॉर्मूले हैं जो कि याद कर लो। इसके अलावा ऑक्सीजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह के जैसे जैसे तुम्हारे कोर्स में आते जाएंगे ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब याद कर लो। आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें बताता रहूंगा और कौन कौन से तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं। फिलहाल आज की तारीख के लिए ये याद कर लो। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 122 देखो, 122 क्वेश्चन में, अच्छा जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो खुद करने हैं तुम लोगों को, वैसे तो ये सारे खुद करने थे। The table gives information about the ability of four substances to conduct electricity। सही है, W does not conduct under any condition। मतलब W क्या हो सकता है, या तो कोवेलेंट कंपाउंड होगा या कोई नॉन मेटल होगा।
ठीक है, या नॉन मेटल होगा। अब कोवेलेंट कंपाउंड में हमें पता है सिर्फ ग्रेफाइट करता है, लेकिन अब W वो बताएगा हमें W क्या क्या हो सकता है। X कंडक्ट्स ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, ओनली इन एक्वस सोल्यूशन में कौन करता है, यानी X क्या आयनिक कंपाउंड है। Y कंडक्ट्स व्हेन मोल्टेन एंड व्हेन सॉलिड, वो कौन सी चीज है जो सॉलिड और मोल्टेन में दोनों में कंडक्ट कर सकती है, मेटल्स। बस, आयनिक कंपाउंड तो सॉलिड में नहीं कर सकते ना, मोल्टेन में कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मोल्टेन में भी करे सॉलिड में भी करे, मतलब मेटल्स है, मतलब Y जो है वो मेरा कोई मेटल होना चाहिए। Z conducts when molten and when in aqueous solution, ये आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व होके करेगा और मोल्टन में भी करेगा। तो W देखो, W उसने एग्जांपल दी हुई है, लेड सल्फर सल्फर सल्फर। तो लेड, तो W हमने क्या डिसाइड किया कि कोवेलेंट कंपाउंड होगा या नॉन मेटल होगा। लेड जो है वो मेटल है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में उसमें आता है ग्रुप 3 में। हमारे पास सल्फर नॉन मेटल है, तो मतलब बी सी डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। एक्स हमारे पास क्या है, कंडक्ट्स ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन से हमने देख के क्या डिसाइड किया कि आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। सही है, तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास NaCl ये भी हो सकता है, HCl HCl ये भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना कि कोवेलेंट कंपाउंड में सिर्फ एक तो ग्रेफाइट कंडक्ट करता है और दूसरा मैंने क्या बताया था, HCl कंडक्ट करता है। और HCl कब कंडक्ट करता है, जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वाटर में डिसॉल्व होने पे वो H पॉजिटिव आइंस और Cl नेगेटिव आइंस बना लेता है, जिसको हम कहते हैं फ्री आइंस। ये सिर्फ एक वाहिद कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन। सही है, तो हमारे पास जो X है वो आयनिक आयनिक कंपाउंड मैंने क्यों चूज किया था, मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। ठीक है, लेकिन Y उसने क्या दिया हुआ है, कंडक्ट्स व्हेन मोल्टेन एंड व्हेन सॉलिड। तो मतलब क्या है कि Y जो है वो हमारा मेटल है। अब अगर तुम्हें X में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो X से चूज ना करो, Y में देखो। Y हमने डिसाइड किया मेटल है क्योंकि वो मोल्टेन में कंडक्ट करता है और सॉलिड में करता है। तो Y में मेटल कितने उसमें दिया हुआ है, NaCl इज नॉट अ मेटल, HCl इज नॉट अ मेटल। तो हमारे पास मेटल क्या होता है, लेड होता है। तो इस हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, C। Z हमने डिसाइड किया आयनिक कंपाउंड है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है कि X जो है वो HCl है, HCl कोवेलेंट है। कोवेलेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि X एक्वा सोल्यूशन में करता है। तो HCl हमारे पास एक वाहिद कोवेलेंट कंपाउंड है, जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अच्छा दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को, मुश्किल है थोड़ा ये क्वेश्चन, स्टाइल डिफरेंट है इस क्वेश्चन का। देखो, W वो कह रहा है कि डज नॉट कंडक्ट अंडर एनी कंडीशन, मतलब W क्या है, इज सम नॉन मेटल। ठीक है, या कोई कोवेलेंट कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट एंड HCl। ठीक है, तो W नॉन लेड मेटल है, तो A ऑप्शन तो गलत हो गया। B C D में से कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, तो W नॉन मेटल हो सकता है। अच्छा, X कह रहा है कंडक्ट्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आयनिक कंपाउंड होता है X, तो आयनिक कंपाउंड मोल्टिन में भी करता और एक्वस में भी करता। जैसे Z लिखा हुआ है ना, Z कह रहा है कंडक्ट्स व्हेन मोल्टिन एंड व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। तो Z जो है वो आयनिक कंपाउंड है। अब Z में ऑप्शंस देखो, तो Z में सल्फर है जो कि नॉन मेटल, इट इज नॉट अ कंपाउंड। ये अगेन एलिमेंट है, ये अगेन एलिमेंट है, तो कंपाउंड एक ही दिया हुआ है और वो आयनिक दिया हुआ है Z। तो यहाँ से पकड़ लो, तो ये सिर्फ सी मेरा आंसर बनता है। तुमने W और Z से डिसाइड कर लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि X और Y को अगर देखो, तो Y कह रहा है कंडक्ट्स एंड मोल्टेन एंड व्हेन सॉलिड, मतलब वो मेटल है। तो Y में लेड लिखा हुआ है, लेड इज अ मेटल। और X जो है वो कह रहा है कंडक्ट्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे परेशानी ये है, X में HCl आ रहा है। HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं।
लेकिन सिवाय HCl के, HCl डिसॉल्व होकर आयंस बनाता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास फ्री मूविंग आयंस होते हैं। सही है, होपफुली कुछ समझ आया होगा इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों की जुलाई 1 से मुझे 1-to-1 क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो आज मैं आप लोगों को एक मैसेज करूंगा। मैसेज में कुछ डिटेल्स पूछूंगा, कुछ टाइमिंग्स पूछूंगा, तो इंडिविजुअल मैसेज करूंगा, प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर देना मुझे उसका सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्वेश्चन 124 देखो। क्वेश्चन 124 कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ स्ट्रक्चर शोन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, बॉन्डिंग बताई हुई है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मिंग ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल। देखो, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैंने HCl का वो बनाया था कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक एटम ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने में, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। सही है, टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे? 8 2 16 16। देखो, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स गिन लो ना। सल्फर और ऑक्सीजन के 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 2 ऑक्सीजन और सल्फर में 2 तो यही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और हर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक वन एटम का और एक दूसरे एटम का। 8 2 16। सही। अरे बच्चों देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाना आती है ना। अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओ, तो यूं बनाते हो ना, कार्बन और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक कार्बन का होगा, एक ऑक्सीजन का होगा। दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक कार्बन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा। मतलब फॉर एवरी 1 कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। एक इस एटम का होगा, एक इस एटम का होगा, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं ना। और हर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वो इसका पूछ रहा था सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड की बॉन्डिंग हमारे पास सिलेबस में बनाने के लिए नहीं है। अगर वो देगा तो बनी हुई देगा, जैसे उसने अभी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो तुम लोगों ने सिर्फ इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स गिनने हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट कर लो ना इस स्ट्रक्चर में कितने हैं। देखो, एक इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कोवेलेंट बॉन्ड तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4, 2 यहाँ पे हैं, 5 6 7 8 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे? फॉर एवरी 1 कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? 8 × 2 16। सही है। तबाहत, उमेर, उमेर समझ आई अब? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं, जैसे 126 है, तो ये इस पे ना आप पेंडिंग लिख दोगे। पेंडिंग क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो तब अच्छा समझ आएगा। तो फिर आपका सवाल ये है कि अभी क्यों डाला इसको यहाँ पे? देखो, ये यहाँ पे होने की वजह क्या है क्वेश्चन की? क्योंकि इसका कुछ पार्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला है, कुछ पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है। ये यहाँ पे इसलिए डाला है, मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। पहले आप करोगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन में फंसोगे ना, तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि भाई ये वाला छोड़ दो, ये बाद में चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे रिलेट कर रहा है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जब आप वो वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, और उसके बाद जब आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखोगे, तो आप बोलोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको होमवर्क स्टार्ट करने से पहले ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं करना है। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, कोशिश करनी है।
और उसके बाद जब आप थक जाओगे तो आप मुझसे पूछोगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये दूसरे चैप्टर का था। मीनवाइल होगा